टीजीटी ऑल टीचर एग्ज़ाम के लिए यानी कि टीजीटी की सभी स्टेटों और सेंटर के जितने भी टीचर के एग्ज़ाम सभी के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या फिर अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि जो एक सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उसका मुख्य उद्देश्य या फिर उसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है परीक्षा उत्तीर्ण कराना, दूसरा ऑप्शन है कंठस्थ कराना। तो इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है, क्योंकि केवल परीक्षा पास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए किसी भी अध्यापक का। और कंठस्थ यानी कि उनको एज इट इज की चीज़ों को याद करना, एक तरीके से रटना, ये भी नहीं होना चाहिए उद्देश्य। तीसरा ऑप्शन है आपका सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, और चौथा ऑप्शन है पाठ्यचर्या को पूरा करना। तो ये भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि पाठ्यचर्या पूरा हो जाए, बल्कि क्या है कि जो पाठ्यचर्या में जो चीज़ें हैं वो समझ में आए, पूरा होने से मतलब नहीं है। और तीसरा जो ऑप्शन है ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। यानी कि जो बड़ा सापेक्ष यानी एक समानांतर चलने वाला जो महत्व है उसका, यानी कि जो भी हम करा रहे हैं उसका जो महत्व है और जो उसके समानांतर जो हमारे महत्व है और जो अध्यापन है उसके समानांतर, इन चीज़ों को और उसके लिए साथ साथ लेकर चलना, यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यानी उद्देश्य और उसका जो महत्व है सापेक्ष, उसके जो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जो तकनीक है उनको साथ साथ लेकर चलना, यही एक सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य, सामाजिक विज्ञान अध्यापक का लक्ष्य होना चाहिए। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपायों में से किसे उपयुक्त समझा गया है। यानी कि सामाजिक या फिर राजनीतिक, ये दोनों पुस्तकों में से किसी भी पुस्तक का यदि विकसित किया जाता है, किसी भी पुस्तक का विकास किया जाता है या किसी पुस्तक को विकसित किया जाता है, तो इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा उपागम उपयुक्त उसमें समझा गया है उसके लिए, यानी कि उसकी पुस्तक के विकास के लिए कौन सा उपागम उपयुक्त समझा गया है। तो पहला उपागम देखते हैं, यानी ए प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना। दूसरा उपागम देखते हैं, यानी बी तथ्यों और आंकड़ों को स्मरण आधारित सीखना। तो ऑप्शन देखते हैं, ए और बी में से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है केवल ए, तीसरा ऑप्शन है केवल बी, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। यानी कि सही कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पे केवल सही ए है, यानी कि प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना। सामाजिक विज्ञान विषय में क्या है, अनुभवों से और प्रत्यक्ष उदाहरणों से और क्रियाकलाप एक्टिविटी बेस, इन चीज़ों से इसमें सामाजिक विज्ञान में और राजनीति में दोनों सभी विषयों में सीखा जाता है। ना कि दूसरा जो बी है जो कथन है इसमें दिया गया है आंकड़ों को याद करना, स्मरण करना यानी याद करना। तो याद करने से ये सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनका विकास नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे केवल राइट आंसर होगा, अब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि केवल एक कथन सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। यानी सही कथन बताना है जो सामाजिक विज्ञान के विषय में। तो पहला कथन यानी ए है, पहला कथन आपका जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। तो यहाँ पे भी स्मरण की बात होगी, यानी कि याद करने की बात होगी। यहाँ पे भी अवधारणात्मक विकास इससे याद करने से नहीं होता, अवधारणात्मक विकास बल्कि समझने से होता है और उसको प्रैक्टिकली करने से होता है, यानी कि अनुसंधान के द्वारा उस पर उसको प्रयोग करने से और उसका जो है समझने से अवधारणात्मक विकास होता है, ना कि स्मरण करने से। विषय तथ्य तथा सतह सदैव निश्चित होता है, तो ये भी निश्चित नहीं होता। तथ्य जो और जो स्तर होता है सदैव ये परिवर्तनशील होते हैं। तो ये ए और बी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड है केवल ए, ऑप्शन नंबर थर्ड है केवल बी, ऑप्शन नंबर फोर है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, यानी ए और बी में से कोई भी यहाँ पे कथन सही नहीं है सामाजिक विज्ञान के बारे में। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वन्यजीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। यानी वन्यजीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा अभ्यास कौन सा रहेगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, पशु आधारित उत्पादों को नए खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। दूसरा ऑप्शन है संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना। तो पढ़ने से यानी कानूनों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन पर अमल करने से होगा जो कुछ होगा। तीसरा ऑप्शन है वन्यजीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना। तो नाटक करने से भी कुछ नहीं होगा, बल्कि अपने जीवन में हमको उन चीज़ों को उतारना पड़ेगा।
तब उनसे हमको क्या है लाभ मिलेगा। चौथा ऑप्शन है विद्यालय में वन्यजीव सप्ताह को मनाना। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वन्यजीव सप्ताह मनाना, नाटक तैयार करना और कानूनों को पढ़ना समझना, बस उसके बारे में जानकारी तो है पर उसको हम अगर फॉलो यूज नहीं करेंगे तो बेकार है जानकारी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, यानी कि पशुओं का जो शिकार किया जाता है उनसे इसलिए उनको इस्तेमाल के लिए, उनके विभिन्न अंगों को इस्तेमाल के लिए, उनसे नए नए उत्पादन को करने के लिए, बनाने के लिए पशुओं का जो शिकार वगैरह जो किया जाता है। यदि हम ये प्रतिज्ञा बच्चों को कराएं या खुद लें कि हम पशुओं के जो पशुओं से रिलेटेड चीज़ों से या जैसे चमड़ा और भी अन्य जो चीज़ हैं उनसे जो चीज़ें बनती हैं उनको हम नहीं खरीदेंगे, तो ये जब उनकी मांग नहीं रहेगी बाज़ार में तो उनका शिकार भी उनको कोई भी शिकार करके बाज़ार में लाएगा ही नहीं, जब मांग ही नहीं है वस्तु की। तो इससे ऑटोमेटिक ही क्या है वन्यजीव संरक्षण होगा और उनका वध, जीवों का शिकार वगैरह रोकेंगे। पांचवा क्वेश्चन है खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे खुली किताब जो मूल्यांकन है ये यानी कि इसमें एक्टिविटीज़ और सारी चीज़ें जो की जाती हैं प्रैक्टिकली, क्रियाकलाप, उदाहरण वगैरह ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य बताना है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। ये तो गलत हो गया, पाठ्य पुस्तकों के अनुसार करेंगे तो वो तो यानी कि एक तरीके से पाठ्य पुस्तक से बंध चुके हैं विद्यार्थी, तो ये गलत है इसलिए। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है, अगर पहले पूरा हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ द्वारा कंठस्थ सबसे लगता है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, पर आगे इसमें दे दे कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा, यानी जो उनको कंठस्थ करना जो रटना है उसका जो भार पड़ता है विद्यार्थी पे वो अनुभव नहीं होगा खुली किताब मूल्यांकन में। तो ये बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। तीसरे ऑप्शन में क्या, अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, यानी कि अध्यापकों पर क्या है दबाव नहीं रहेगा नए प्रश्न बनाने का। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, बल्कि क्या है खुली किताब मूल्यांकन का इससे कोई लिंक नहीं है कि वो अध्यापकों पर उनका दबाव रहेगा या नहीं रहेगा। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ऐसा कोई भी पुस्तक अपने आप में पूर्ण नहीं होती। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। यहाँ पे उचित कार्य बताने क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात, यानी कि जो हमारी क्षेत्रीय संस्कृति है उसके निर्माण विषय है, जो उसके विषय के शिक्षण के क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, ये क्या होगा, ये एक विषय हो गया क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो अब इस विषय के शिक्षण के बाद इस विषय का क्या किया गया, शिक्षण किया गया, और फिर उसके बाद समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे इसमें। तो पहला देख रहे हैं छोटे समूह की परियोजनाएं, बी देखते हैं विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, सी देखते हैं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, डी देखते हैं समुचित चित्र यानी कोलाज बनाना। तो यहाँ पे ए, सी और डी तीन आंसर ठीक है, बल्कि जो प्रश्नोत्तरी जो प्रतियोगिता है वो क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण जो ये विषय है इसके लिए वो क्या है उचित नहीं है, बल्कि छोटे समूहों की परियोजनाएं बनाना, इससे संस्कृति का निर्माण होगा। विशेषज्ञ द्वारा नाटक की प्रस्तुति करना, जिससे भी ये भी संस्कृति है पुराने समय से जैसे नाटक जो चले आ रहे हैं उस संस्कृतियों को बचा के रखना। समुचित चित्र यानी कोलाज चित्र वगैरह जो बनाना, पूर्ण चित्र जो बनते हैं, तो ये भी एक संस्कृति जो पहले से चली आ रही है। चित्रों द्वारा पहले जब ये पढ़ाई नहीं थी तो चित्र द्वारा ही बातों को समझा जाता था, चित्र छाप दिए जाते थे, उनमें चित्रों को देखकर पता लगाया जाता था कि इस चित्र में क्या कहानी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे ए, सी और डी तीन जो ये कथन है ये उचित हैं। क्षेत्रीय संस्कृति निर्माण ये जो विषय है इसका स्वरूप को उसको क्या है उचित तरीके से ये तीनों प्रदर्शित करते हैं। ए, सी और डी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। सातवां क्वेश्चन देखते हैं कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, यानी कि आपको एक साम्राज्य मिल गया, आपके पिता पहले राजा थे, आप उसके बाद पिता के बाद क्या आ गया वो पुत्र के पास आ गया, तो उसको बोलते हैं वंशागत राज्य मिल गया उसके लिए।
तो आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। तो आपको अपने आप को वहाँ पर रखना है कि आपके पिताजी राजा हैं और आपको राज मिल गया पिताजी के बाद, तो आपको अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना के रखना। आप चाहेंगे कि आपका राज्य स्थायी हो जाए, वहाँ पर आपका राज, और वो संपन्न भी हो आपके राज में, ताकि वो लंबे समय तक बना रहे। तो ऊपर दी गई प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते समय किस कुशलता पर बल देंगे। एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते समय किस कुशलता पर बल देंगे। ये ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अनुसार आंसर देना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है तर्क करने, दूसरा ऑप्शन है अनुभवों की तुलना, तीसरा ऑप्शन है विश्लेषण करने की क्षमता, चौथा ऑप्शन है परिस्थितियों का अनुमान व निष्कर्ष। तो यहाँ पे क्या है, अगर परिस्थितियों का पहले से अनुमान लगा लिया जाएगा और उनका निष्कर्ष निकाला जाएगा, तो फिर क्या है, ये हम अपने राज्य को संपन्न और स्थायी बना सकते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति कौन सी। यहाँ पे सबसे सम्मानजनक नीति बतानी है। आदिवासी एक यानी एक विषय है, आदिवासी विषय जो है उसका परिचय कराना है, तो उसके लिए सम्मानजनक नीति कौन सी होगी, यानी आदिवासियों के लिए जिसमें सम्मान झलकता हो, उस नीति का बताना है। पहला ऑप्शन है उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, दूसरा ऑप्शन है उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। ये ठीक है, यानी कि उनको जो भी हैं, जैसे भी हैं, उनकी अच्छाइयों को चित्रित करना, तो ये सबसे बेस्ट होगा उनके सम्मान के लिए कि उनकी अच्छाइयों को क्या कर रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, और चौथा ऑप्शन है जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना। तो पर्दे पर दिखाने से उनको किसी तरीके का सम्मान नहीं मिलेगा, उनके रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करने से भी सम्मान नहीं मिलेगा, बल्कि उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, ये उनके सम्मानजनक नीति होगी आदिवासी विषय के लिए। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो आप यानी कि विवादास्पद जो मामले होते हैं, अगर उनको कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, यानी कि जिन पर विवाद हो सकता है, जिन पर हर कोई बच्चा क्वेश्चन कर सकता है, जिनका कोई स्थायी आंसर नहीं होता, तो इस तरह के विवादात्मक जो मामले होते हैं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ाए जा रहे हों, तो उस समय आपको क्या करना है। पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस नहीं पहुंचाने वाले पहलू पर चर्चा करनी चाहिए, यानी कि जो ठेस नहीं पहुंचाते उन पर चर्चा करो, बाकी छोड़ दो, ऐसा नहीं है, बल्कि वो चीज़ें रह जाएंगी। ठेस पहुंचाने वाली चीज़ों से भी हमको पॉजिटिव वे में उनको समझानी चाहिए, बल्कि उनको छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा ऑप्शन, मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, बचना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए पढ़ाई पे। तीसरा ऑप्शन है, समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। उठाना और चर्चा करने से भी यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पे केवल चर्चाएं की जा रही हैं, उठाया जा रहा है। चौथा ऑप्शन में, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, ठीक है, यानी कि जो सही योजना है उनके साथ एक सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, यानी उनकी अच्छाइयों को देखते हुए पहल करनी चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में था सम्मानजनक नीति, ऐसे यहाँ पे सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। और 10वां क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, यानी सामाजिक और राजनीतिक जो जीवन है उसका जो अध्यापन का केंद्र बिंदु कौन सा होना चाहिए। पहला कथन है ए है, यानी राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, बी है मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो यहाँ पे आप दोनों ही क्या है कथन यहाँ पे सही है, यानी कि और भी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय इनमें से किस पर अधिक बल होना चाहिए, यानी कि विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाई जा रही है, तो उस समय किस पर अधिक हमको ध्यान देना चाहिए। पहला है कथन यहाँ पे ए, यानी एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, बी विद्यार्थियों को साथ काम करना सीखना, सी समूहों का विचारपूर्वक चयन करना, डी कार्य की पूर्ति करना। तो यहाँ पे ए बी ठीक है, यहाँ पे कार्य की पूर्ति नहीं करनी, बल्कि क्या है समूहों का जो है विचारपूर्वक चयन करना, उनको विद्यार्थियों को क्या एक साथ काम करने के लिए क्या सिखाना है, और एक चुनौतीपूर्ण जो कार्य हैं उनकी रचना करना है, ताकि हम चुनौतियों से मुकाबला करके और सशक्त मजबूत हो सकें। तो और कार्य की पूर्ति करना, ये यहाँ पे गलत हो गया, तो राइट आंसर आपका होगा ए बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 2।
12 देखते हैं निम्नलिखित सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे सही कथन बताना सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में। पहला कथन है समस्याओं की क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी समस्याओं का जो क्रमबद्ध विश्लेषण होता है उसमें ये मदद कर विश्लेषण करने में, यानी समस्याओं की जो क्रमबद्धता होती है उसका विश्लेषण करने में ये चीज़ें मदद करती हैं। ठीक है। और बी है विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। तो ये गलत है, अगर अपना आप ढूंढेंगे तो फिर इतने बड़े बड़े स्कूल खोलना गाइड करना उनको क्या काम का। सी देखते हैं समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए, यानी कि ये भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं है, यानी यहाँ पे एक विषय की विस्तृत जानकारी पर बल दिया जा रहा है जबकि बाकी चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है। तो ये भी गलत है। डी देखते हैं दी गई जानकारी के साथ संवेदनशील और जिज्ञासा पैदा करना। ये ठीक है, यानी दी गई जानकारी के साथ जो भी जानकारी हमारे पास है उसी जानकारी को हम साथ लेकर के संवेदनशील और जिज्ञासा पैदा करेंगे। तो ये ही क्या है, अध्ययन के संदर्भ में ये कथन बिल्कुल सही है, विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में। 13वां क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसके लेखक को प्राथमिक एक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता, यानी कि ये निम्नलिखित में से किसके लेखक को। पहला ऑप्शन है जियाउद्दीन बिरनी, दूसरा मुजफ्फर आलम, तीसरा रस सुंदरी देवी, चौथा है अबुल फजल। तो यहाँ पे क्या है, प्राथमिक स्रोत के रूप में इस मुजफ्फर आलम जो हैं यहाँ पे लेखक, उनको नहीं माना नहीं जा सकता, उनमें से उनके लेखन को नहीं माना जा सकता। 14वां क्वेश्चन देखते हैं यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ क्या है तो निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस स्रोत को उपयुक्त करना गलत होगा। तो यहाँ पे जो ये हस्तलिपियाँ, गुफा चित्रकारी, लघु चित्रकारी, शिलालेख, तो यहाँ पे लघु चित्रकारी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये यहाँ पे गलत आंसर होगा। पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित में से किस स्रोत को प्रयोग करना गलत होगा। तो बाकी हाथ से लिखना, गुफा में चित्रकारी करना और शिलालेख वगैरह ये सारी चीज़ें क्या फ़ायदेमंद होंगी, जबकि लघु चित्रकारी फ़ायदेमंद नहीं होगी। 15वां क्वेश्चन देखें स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थानीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता है उसको सतल संधि कहते हैं, यानी इधर भी सतल है इधर भी सतल है और बीच में एक जल की नहर नदी नाले वगैरह कोई छोटा है तो वो उनको दोनों सतल को जो भाग है उनको जोड़ता है, तो उसको क्या सतल संधि बोलते हैं। उसको उस जोड़ने वाले जो हिस्सा है उसको सतल संधि कहा जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पे 16वां क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है सबसे छोटा है। यहाँ पे दक्षिण अमेरिका ऑप्शन में फर्स्ट में, सेकंड ऑप्शन में यूरोप, थर्ड ऑप्शन में अफ्रीका और चौथे ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो आकार में सबसे कम है, यानी कि उसका क्षेत्रफल सब महाद्वीपों में सबसे कम है ऑस्ट्रेलिया का। 17वां क्वेश्चन देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की बात होती है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। पहला है ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र भी है, समाज शास्त्र नहीं है। समाज शास्त्र की जगह क्या है, राजनीति शास्त्र है। एक चीज़ और क्लियर है, समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र अलग अलग है। तो यहाँ पे राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, भूगोल, इतिहास, यानी राइट आंसर यहाँ पे सेकंड होगा। एक बार और देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सी चीज़ सम्मिलित होती हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। 18वां क्वेश्चन देखें आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। तो आगमनात्मक अधिगम के विरोध में यहाँ पे अधिगम बताना है। तो पहला ऑप्शन है संरचनात्मक फिर शिक्षण, दूसरा ऑप्शन अनुकरण, तीसरा ऑप्शन है निपुणात्मक अधिगम, चौथा ऑप्शन व्याख्यात्मक अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण। यानी कि आगमनात्मक जो अधिगम है उसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। तो उल्टा अपोजिट बताना है। तो अपोजिट है व्याख्यान शिक्षण के अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला देखते हैं आपका 19वां क्वेश्चन क्या है। दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे ए और बी दो कथन दिए गए हैं उनको पढ़कर उत्तर देना है। पहला कथन है ए आलोचनात्मक सोच धारणा के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यानी जो आलोचनात्मक चीज़ें होती हैं और जो धारणाएं होती हैं
और ये जो सोच होती है ये क्या है, धारणाओं के निर्माण और रूढ़िवादी चीज़ों, विचारों के अनुप्रयोग और इनके सारी चीज़ों के विस्तार को बढ़ावा देती है। दूसरा यानी बी है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। तो यहाँ पे क्या है, पहला सत्य है और दूसरा असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी पहला सत्य है इसलिए क्योंकि आलोचनात्मक सोच जो है वो धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या है, धारणाओं और ये विश्वासों को ये क्या है, अनुप्रयोगों को विस्तार देती है, बढ़ावा देती है। 20वां क्वेश्चन है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। तो अनुभव को तो आप समझते हैं, किसी भी चीज़ में लगातार कार्य करते रहने से उस कार्य में आसानी से करना, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होना, छोटी छोटी चीज़ों को उसके बारे में जानना। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला है अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, दूसरा है मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, तीसरा आंकड़ों को संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित करना, चौथा इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। तो यहाँ पे अब अनुभव क्या होता है, अनुभव होता है जो हम अपने इंद्रियों से महसूस करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो वास्तविक जो दुनिया होती है उनके जो आंकड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अनुभवजन्य साक्ष्य बोलते हैं। तो आपके यहाँ पे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए कंप्लीट है। आगे